हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज हम लोग हैं बायोलॉजी वाली क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। मतलब बोले तो एकदम स्टार्टिंग से, एकदम शुरुआत से, हम हमेशा की तरह जो है एकदम स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। अभी जो बच्चे जो है 10th पास किए होंगे, जिन्होंने अभी 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, जो 12th में जाने वाले हैं, जिनको नीट की तैयारी करनी है, जिनको डॉक्टर बनना है ना, जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उन सब के लिए जो है आपको बेटा NCERT ही पढ़नी है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 11th वाली अपनी बुक से, क्योंकि आपको जो है बोर्ड में आपके भले केवल 12th का आए, लेकिन आपके नीट के लिए, किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 11th 12th दोनों का आएगा। इसलिए शुरुआत करते हैं। जितना आपको आता है 12th वाली में से उतना या उससे ज़्यादा 11th वाली बुक से आएगा, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं किसके लिए, नीट के लिए। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक है और वो है हमारे पास NCERT। हम लोगों का सिलेबस बेटा NCERT ही है। आपको NCERT पे ही फोकस करना है। NCERT के सिवा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपकी NCERT अगर तैयार है तो आपका 90 से 95% जो है तैयार है। लाइन टू लाइन NCERT की आपको पढ़ जाना है, याद कर जाना है किसी भी तरीके से। तो हम लोग विथ NCERT अपनी स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि हम NCERT के साथ ही पढ़ाई करें। NCERT को लाइन को समझें, NCERT के क्वेश्चंस को समझें और NCERT के पॉइंट्स को, उसमें जो डेटा दिए गए हैं उसको हम लोग भली भांति समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और हमको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बना सकें। अब बेटा ये रेगुलर आपको जो है बुक की जो है NCERT मिलती रहेगी, स्पेशली बायोलॉजी। तो ये आपकी ये बायोलॉजी वाली क्लास है। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास पहला ही चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? हाँ, एक विशेष बात और, हिंदी वाले ये नहीं सोचेंगे कि सर केवल इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और इंग्लिश वाले केवल ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ ये केवल इंग्लिश में ही रहे तो अच्छा है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा बच्चों, आप ही के फ़ायदे के लिए। क्योंकि पेपर में अगर आप हिंदी मांगते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, इंग्लिश मांगते हैं तो केवल इंग्लिश मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसको देखेंगे और इंग्लिश वालों को देखना तो देखना ही है। इसलिए ये कंबाइंड रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइंड फॉर्म रहेगा। आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं। आपके ये नीट के लिए है, आपके ये क्या है बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम में आएगा, क्योंकि उसमें भले 12th का हो लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन रहता ही रहता है और आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी है। इसलिए 11th को हल्के में मत लीजिए। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ये है चैप्टर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। और बेटा हिंदी में हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या, जीव जगत। द लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार और लिविंग मीन्स क्या है, जीव। तो जीव जगत ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और हमारी स्पेशली आज नीट की पहली क्लास है। क्या है? फर्स्ट क्लास ऑफ क्या है नीट के लिए। अगर आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, आपको नीट एग्ज़ाम देना है, तो बेटा ये आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। NCERT और NCERT की लाइन टू लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। उसके क्वेश्चंस, उसके क्या है एग्जाम्पल्स, उसके जो डेटा दिए गए हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड मतलब ये जैव संसार, जीव जगतों का जो संसार है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसमें जहाँ तक जीव पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं जीव जगत। तो बेटा जीव जगत को शुरुआत करने से पहले हमारे पास एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं जिनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, अर्नेस्ट मेयर। किसका नाम है? अर्नेस्ट मेयर, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको शुरू करने से पहले हम अपनी NCERT से आपको बताते हैं। आप भी NCERT ले लीजिएगा बेटा। सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग NCERT को भली भांति पढ़ें और लाइन टू लाइन अंडरलाइन करें। तो हम लिखेंगे
कि हमारे पास हैं अर्नेस्ट मेयर, बॉर्न ऑन क्या है 5 जुलाई 1904। अर्नेस्ट मेयर क्या है 5 जुलाई 1904 को क्या हुए, इनका जन्म हुआ था। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, 1904 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पे, कैंपटन में। तो पहले शुरुआत ही करते हैं अर्नेस्ट साहब से। अर्नेस्ट मेयर। अब इनको याद रखिएगा कि ये मेयर हैं कि ये मायर हैं, तो ये मायर हैं, अर्नेस्ट मायर। कहाँ पे बेटा, बॉर्न ऑन क्या है, बॉर्न बॉर्न ऑन क्या है 5 जुलाई कब, 1904। कहाँ पे बेटा, 1904 में ये पैदा हुए। किस जगह पे पैदा हुए थे अर्नेस्ट मेयर, कैंपटन। कहाँ पे, कैंपटन। ये कहाँ पे है, जर्मनी में। क्या है, जर्मनी। कैंपटन जर्मनी में ये पैदा हुए हैं अर्नेस्ट मेयर, जर्मनी। आइए यहाँ पे ई है, कैंपटन है, जर्मनी में हुआ है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ बेटा, याद रखिएगा 5 जुलाई 1904 को कैंपटन जर्मनी में हुआ है। तो हम लोग आगे अब पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में। इनको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ना। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इनको बेटा क्या कहा गया, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। आपको ये भी याद रखना है, जो हम यहाँ पे चीज़ें लिख रहे हैं आपको वो भली भांति समझना है। तो आइए देखते हैं, ये है बेटा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन को तो सभी जानते ही हैं ना, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। डार्विन के बारे में सभी जानते हैं। हु वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये क्या है कि 100 वैज्ञानिकों में से अब तक के जो 100 वैज्ञानिक हुए हैं उनमें से एक स्थान इनका भी है। मतलब टॉप के 100, जैसे कहें कि टॉप 20 टॉप 10 के स्टूडेंट जो होते हैं टॉप 100 में हैं, तो वैसे अब तक के जब से ये साइंटिस्ट लोग हुए हैं, जब से ये हमारा साइंस चल रहा है, उसमें से टॉप 100 में ये भी आते हैं, अर्नेस्ट मेयर साहब भी आते हैं। तो हमारे पास मेयर ज्वाइंट हार्वर्ड फैकल्टी, कौन सी, हार्वर्ड्स की फैकल्टी आर्ट ऑफ एंड साइंस। तो हार्वर्ड फैकल्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, कौन सी, आर्ट एंड साइंस में मेयर ने ज्वाइन किया था। कौन सा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। हार्वर्ड्स को उन्होंने ज्वाइन किया फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब संकाय, किस विभाग में उन्होंने अपना वो किया था, ऑफ आर्ट एंड क्या है, साइंस। आर्ट एंड क्या है बेटा, साइंस, मतलब कला और विज्ञान के संकाय को इन्होंने ज्वाइन किया। हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की इन्होंने की इन 1953। तो हार्वर्ड्स क्या है, फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को किसने, मेयर ने ज्वाइन किया था, कब, 1953। और बेटा यहाँ से रिटायर कब हुए, 1975 में। और ये हम क्या हुआ, रिटायरमेंट कब लिया उन्होंने ना, तो ये कब से रहे, 1975 में इन्होंने क्या किया, रिटायर ले लिया। एंड रिटायर्ड इन क्या है, 1975। तो रिटायर्ड हो गए हमारे पास 1975 में बेटा रिटायर हो गए। एज्यूमिंग क्या द टाइटल अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। तो आपको याद रखना होगा कि इनको क्या कहा गया, अलेक्जेंडर जेंडर अगासी चीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। अलेक्जेंडर अगासिज
प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, ऑफ जूलॉजी एमरिटस। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अलेक्जेंडर अगासिज ऑफ क्या है, जूलॉजी एमरिटस। अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। अलेक्जेंडर इसलिए इनका नाम, उनको इस उपाधि दी गई। अलेक्जेंडर को आप जानते हैं विश्व विजेता न, विख्यात। तो ये कहें कि बायोलॉजी के ये क्या हैं, सिकंदर हैं। एक बार हम लोग फिर से बेटा रिवाइज करते हैं कि अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ, 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बेटा, केम्पटन शहर है। और कंट्री कौन सी है, जर्मनी। कौन सी कंट्री है, जर्मनी, मतलब ये जर्मन थे। और डार्विन को क्या कहा जाता है, इनको अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम कहेंगे कि इसको अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये अब तक के जो है जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, वो चाहे जिस जो है क्षेत्र के रहे हों, वो बायो के रहे हों, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के बेटा, उनमें से 100 टॉप 100 में इनका भी नाम आता है, अर्नेस्ट मेयर साहब का भी। और इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी को ज्वाइन किया कब ना, तो क्या कहेंगे, हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस 1953 में। कुछ चीज़ें हम आपको मौखिक बता रहे हैं, ओरल बता रहे हैं, आपको लेक्चर सुनना जरूरी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के, तो पूरा सेंटेंस नहीं है। तो याद रखिएगा कि इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी को ज्वाइन किया था आर्ट और साइंस वाले में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आर्ट और साइंस फैकल्टी को 1953 में। और 1975 में बेटा ये क्या हो गया, रिटायर्ड। इसलिए किताब लेके जरूर बैठिए। अलेक्जेंडर अगासिज हमारे पास है, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। इस उपाधि के साथ साथ ये क्या हुए, रिटायर हुए। मतलब 1953 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1975 में ये रिटायर हुए इस उपाधि के साथ कि अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस इनको कहा जाता है। थोड़ा सा अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इनके अपने 80 साल के करियर में हमें थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर हिज रिसर्च क्या है, स्नैप्ड कहाँ पे, ऑर्निथोलॉजी। इनका रिसर्च किस किस पे था बेटा, तो ये जिन्होंने नोट किया होगा वो नोट कर लें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। हम इनको अब आगे हटा करके फिर आगे लिखते हैं कि इनका रिसर्च किस किस चीज़ पे था। तो आइए हम इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NCERT को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका यही मेन सिलेबस है। हम लोग पूरी जो है जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, सब एक ही रहता है इसमें बेटा। पूरी की पूरी जो है बायो को ख़त्म करेंगे, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो, क्योंकि ये आपके नीट के लेवल का हमारे पास रहेगा। हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आप अच्छे से जो है इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, तमाम चीज़ें सब कुछ करेंगे। तो आइए, तो इनका रिसर्च क्या होता है, हम लोग कहेंगे मेयर्स रिसर्च क्या है, कहाँ कहाँ पे मेयर का रिसर्च था। तो मायर्स क्या है, अब समझ गए ना, अर्नेस्ट मायर का रिसर्च किस किस क्षेत्र में था, हम लोग ये देखेंगे। मायर्स क्या है, रिसर्च। मायर्स रिसर्च हमारे पास किस पे आता है बेटा, ऑर्निथोलॉजी पे। सबसे पहले ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के क्या हम लोग कहते हैं, स्टडी ऑफ क्या है, बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे, NCERT में आपके नहीं है, स्टडी ऑफ क्या है, बर्ड्स, पक्षी विज्ञान के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, वर्गीकी है ना, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो क्लासिफिकेशन ये कि इसके लिए है, वर्गीकरण के लिए हमारे पास होता है टैक्सोनॉमी। आते हैं जू जियोग्राफी, प्राणी भूगोल क्या है, जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी का मतलब हमारे पास क्या है, प्राणी भूगोल, प्राणी भूगोल। याद रखिएगा, जू जियोग्राफी का मतलब है बेटा हमारे पास प्राणी भूगोल के, इसमें क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ क्या है,
एनिमल्स, तो इसीलिए कहते हैं प्राणी भूगोल, कि प्राणी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भौगोलिक एरिया है जिसमें देखो जियोग्राफी प्लस जूलॉजी हो, इसका नाम हो गया प्राणी भूगोल। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, प्राणी भूगोल। इसको स्टडी ऑफ क्या है, बर्ड्स, इसको वर्गीकरण। फिर आते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब समझते हैं आप, विकास। क्या है इवोल्यूशन, मतलब विकास के बारे में भी उन्होंने कैसे किया कि हम लोगों का विकास कैसे हुआ। इवोल्यूशन का सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स, SYS मैटिक्स। सिस्टमैटिक में मतलब हमारे पास समवर्गीकी आता है बेटा, जिसमें वर्गीकी हो और क्या हो, समवर्गीकी। ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन समवर्गीकी में क्या होता है कि हमारे पास जब टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी जुड़ जाता है तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। तो याद रखिएगा थोड़ा, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी और प्लस क्या है, फाइलोजेनी। क्या है, फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी अगर हम इसको बात करें तो ये क्या होता है, टैक्सोनॉमी प्लस क्या है, फाइलोजेनी। तो इसी को हम लोग कहते हैं समवर्गीकी, समवर्गी। हिंदी में बेटा थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो हम लोग इसको कहते हैं समवर्गीकी, समवर्गीकी, ये सही है बेटा, समवर्गीकी। थोड़ा ऐसा हिंदी वाले देख लेंगे, ये हमारे पास कौन सा है, समवर्गीकी। मतलब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को जब हम जोड़ देते हैं तभी ये क्या बनता है, सिस्टमैटिक्स बनता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, क्या है, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। तो देखिए हमारे पास हिस्ट्री, कितने विद्वान आदमी थे, हिस्ट्री एंड क्या है, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ क्या है, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या क्या किया। अभी हम लोग पहले अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़े, अब उनके काम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि उन्होंने किस किस पे रिसर्च किया। तो मायर्स रिसर्च क्या है, मेयर्स रिसर्च किस किस पे था, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान पे बेटा, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकी पे था हमारे पास, जू जियोग्राफी मतलब प्राणी भूगोल पे, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, और सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मतलब संवर्गीकी पे, और हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो जो बायो है, बायो की हिस्ट्री और बायो का दर्शन शास्त्र ना, बायो का इतिहास और बायो के दर्शन के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी बायोलॉजी, बायोलॉजी की क्या क्या है इतिहास, बायो के बारे में अभी तक कितना पढ़ा जा चुका है, बायो क्या है, एंड इसका फिलॉसफी दर्शन के बारे में भी अध्ययन किया है। तो आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो एक बार फिर देखते हैं हम लोग बेटा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार होगा, उतनी बार रिवाइज होगा आपका, और आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा। बार बार पढ़ने से, बार बार करने से ही आपको चीज़ें आएंगी। तो हम जानते हैं कि मेयर का जन्म कब हुआ था, 1904 में, किस शहर में, कैम्पटन में, देश कौन था, जर्मनी था ना। इन्होंने क्या किया था भैया, इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने 1953 में ज्वाइन किया था और रिटायर हुए थे 1975 में। ये क्या हो गए, रिटायर हो गया। जिस फैकल्टी को ज्वाइन किया था उनका फैकल्टी क्या था, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों के। देखिए कितने विद्वान आदमी थे, कला और विद्वान दोनों को उन्होंने ज्वाइन किया था। और जब रिटायर हुए तो उनको उपाधि मिली अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। तो आपको ये याद रखना है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, अर्नेस्ट मायर को। अगर आपको ये भी याद करना है कि किस क्या है उपाधि से, कौन सी उपाधि से इनको नवाजा गया, तो ये उपाधि का नाम ही यही है, अलेक्जेंडर अगासिस क्या है, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस हमारे पास है। अब इन्हों के बारे में हम जान गए कि इन्होंने, आइए भैया, अध्ययन किस किस पे किया था। अध्ययन उन्होंने किया था ऑर्निथोलॉजी पे इनका रिसर्च था, टैक्सोनॉमी पे, क्लासिफिकेशन वर्ग की, जू जियोग्राफी, इसमें बेटा याद रखिए इसमें जूलॉजी भी है और क्या है, ये जियोग्राफी भी है। तो जू जियोग्राफी
प्राणी भूगोल के बारे में, इवोल्यूशन मतलब विकास के बारे में, सिस्टमेटिक्स मतलब जिसमें टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी हो उसे हम संवर्गीकी कहते हैं। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। पहले हम लोग उनके बारे में परिचय जाने, फिर उनके जो है उनके अध्ययन के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि उनको और कौन कौन से प्राइज़ दिए गए, उनको और कौन कौन सी चीज़ों से उपाधि से नवाजा गया। तो जिनको बच्चा नोट करना होगा वो ज़रूर इसको नोट कर लेंगे। आइए हम लोग अब आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए, आपको पूरी की पूरी किताब जो है आपको ऐसे पढ़ना है बेटा जैसे आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, उस तरीके से आपको पढ़नी है पूरी चीज़ें विथ क्या है बुक। तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। हम आपको आपकी कोचिंग की तरह ही पूरा लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स को वो कर दिया जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ही ऑलमोस्ट क्या सिंगल हैंडेडली क्या है मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। न द होता सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, न तो दैट इट इज़ टुडे। तो इनके कहने का मतलब है कि सिंगल हैंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो ये क्या थे, फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं ये। अभी हम लोग इनको देख लेते हैं कि ये बेटा क्या है। पहली बात इनके क्या नाम है कि इवोल्यूशन किसी भी स्पीसीज़ का, तो इनका नाम है इवोल्यूशनरी। याद रखिएगा ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। अगर केवल एक शब्द में पूछा जाए कि ये क्या थे तो हम लोग कहेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि ये इवोल्यूशनरी हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे। तो याद रखना है टुडे ही प्रोवाइडेड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो आते हैं ही आल्सो पायनियर्ड द होता है सेंट्रल करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की डिफिनीशन सबसे पहले दी कि बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती है, प्रजाति ना। तो स्पीसीज टर्म सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था। स्पीसीज बायोलॉजिकल क्या है स्पीसीज, ये टर्म किसने यूज किया, अर्नेस्ट मायर। तो हम कहें कि बायोलॉजिकल टर्म यूज बाय क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज टर्म यूज बाय अर्नेस्ट मायर, टर्म यूज्ड बाय अर्नेस्ट मायर। चलिए बेटा, तो हम लोगों को ये पता चल गया अर्नेस्ट मायर वाज क्या अवार्डेड द 3 होता प्राइज वाइडली रिगार्डेड एट द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मतलब मेयर साहब को बायोलॉजी के 3 बहुत ही विशिष्ट प्राइज से नवाजा गया है। बहुत ही 3 क्या है जो सबसे ऊंची क्वालिटी के होते हैं न, क्राउन मुकुट होते हैं बायोलॉजी के, उनको नवाजा गया है उनसे। तो इनको क्या है, मेयर वाज अवार्डेड बाय, मेयर वाज अवार्डेड बाय मतलब पुरस्कृत किया गया बेटा बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ऑफ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो मेयर वाज क्या है, अवार्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उन तीनों को हमको अब क्या है, नाम देखना है कि उन तीनों का नाम हमारे पास क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्राइज हमारे पास है बाल्जन प्राइज। बाल्जन प्राइज है, बाल्जन प्राइज हमको कब मिला था भैया, 1980 क्या है 3 में, 1983 में, याद रखना है। दूसरा हमारे पास है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, प्राइज फॉर बायोलॉजी। बेटा जो ओल्ड बुक थी उसमें 1994 है, लेकिन अब हो गया है ये
1998, तो याद रखना 1998। यहाँ पे ऐसा है, पहले ये ओल्ड कितना था, ओल्ड बुक में अभी जो आता था तो आपको 1994 भी मिल सकता है, तो हमने दोनों लिख दिया, ये बेटा करंट का है कि इनको क्या है, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी कब मिला, 1998 में, और ये पहले क्या था कि ये 1994 दिया था कि 1994 में मिला है, लेकिन अब की जो है नई जो NCERT आई है उसमें लिखा है कि वो 1998 में मिला है। और हमारे पास लास्ट इनका प्राइज़ है क्रैफोर्ड प्राइज़। क्या है? क्रैफोर्ड प्राइज़ के बारे में, क्या फूड है ये, OORD, क्या है, कैफूड प्राइज़ कब मिला बेटा, इनको 1994 में मिला, नहीं 1999 में, तो 1999 में। तो बॉल्जन प्राइज़ कब मिला और ये इनकी डेथ कब हो गई, मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा थोड़ा सा, मेयर क्या है, डाइड एट द एज ऑफ 100, मतलब एट द एज ऑफ क्या है, 100। जब 100 में हो गए, 100 साल के हो गए, तो भैया 1904 में पैदा हुए थे और 100 साल में मरे, इन क्या है, द 2004, इन द ईयर ऑफ 2004, इन द ईयर 2004 में याद रखिएगा, इन द ईयर 2004 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आइए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि हमारे पास इनको कौन कौन से मेयर मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा हु इज़ कॉल्ड एज क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो हम लोग कहेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन थे, मेयर। क्या है बेटा, मेयर साहब ही थे। तो फिर से यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखो मेयर। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन थे हमारे पास है, मेयर थे। GIST यहाँ होगा, जगह वो हो गया है, तो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये मायर थे। बायोलॉजिकल स्पीसीज हमारे पास टर्म यूज्ड बाय किसके द्वारा, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा ही सबसे पहले बायोलॉजिकल स्पीसीज टर्म का यूज हुआ था। स्पीसीज टर्म का यूज किसने किया था, अर्नेस्ट मायर ने ही किया था। ये भी याद रखिएगा, केवल स्पीसीज है तब भी मायर ने ही यूज किया था। मायर अवार्डेड, मेयर वाज क्या है, अवार्डेड बाई क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के जो 3 शीर्ष पुरस्कार माने जाते हैं, उन पुरस्कारों से मेयर साहब क्या हुए, उनको अवार्डेड किया गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया है। 3 विशिष्ट पुरस्कारों से ये क्या है, पुरस्कृत किए गए हैं। उस पहली प्राइज़ का नाम है बाल्जन प्राइज़, याद रखना बेटा, बाल्जन प्राइज़ इन 1983। बाल्जन प्राइज़ कब, 1983। इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1998। इस समय जो बुक में है 1998 है और पहले जो बुक में था वो 1994 है, इसलिए हम अकॉर्डिंग किसके, NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो विशेष तौर से याद रखिएगा कि NCERT इस समय जो कह रही है हमको वही मानना है, अकॉर्डिंग टू NCERT। और उसके बाद आते हैं क्रैफोर्ड प्राइज़ 1994 में मिला, और क्या, मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर ना, इन द ईयर क्या है 2004, मतलब 2004 में इनका देहांत हो गया है, इनका देहांत हो चुका है। तो 100 साल उन्होंने जिया, 100 साल की उनकी लाइफ रही। 100 साल की लाइफ में 80 साल का कैरियर रहा। हार्वर्ड को उन्होंने 1950, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1975 ही इनका वो था, 1975 के बाद रिटायर होने के बाद, उस वहाँ से रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना रिसर्च कंटिन्यू चालू रखा। इनका रिसर्च किस में था बेटा, ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, सिस्टमेटिक्स पे, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पे ना, तो जू जियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा बायोलॉजी का कि जिन पे इन्होंने अपना स्टडी ना किया हो, जिन्होंने अपना रिसर्च इन्होंने ना किया हो। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। रिटायरमेंट के बाद उपाधि मिली अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। किसके बारे में कहा गया, मेयर के बारे में कहा गया। कौन है डार्विन 20वीं सदी का, हमारे पास है अर्नेस्ट मेयर साहब, मतलब अब तक के टॉप 100 वैज्ञानिकों में से एक हैं। इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले गए आपको याद रखना है। कौन सा, बाल्जन प्राइज़ 1983। बाल्जन प्राइज़ के बाद हमारे पास कौन सा, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1998 ना, और उसके बाद क्रैफोर्ड प्राइज़ 1999 में, और 100 साल के बाद उनका क्या हो गया, देहांत हो गया।
तो बच्चों आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ना। हम लोग जो है आपके लिए नीट के लिए 100% आपको बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन आएगा ना। अब तो 100 क्वेश्चन आने लगा है आपको, जिसमें से 90 करना होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो सोच लीजिए अगर आपकी बायोलॉजी सिलेक्शन तो यही करवाएगी बेटा, इसलिए बायो को एनसीईआरटी को भली भांति आप ज़रूर पढ़िए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा आपको लगा और इसमें हमको क्या करना चाहिए कि जो आपको और अच्छे से समझ में आए। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों है, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। अगर आप मेरे हिंदी वाले भाई लोग कहेंगे तो उसको और हिंदी में भी लिखा भी जाएगा। तो ये थे इस यूनिट का पहले साइंटिस्ट। इस यूनिट को पढ़ने से पहले द लिविंग वर्ड चैप्टर हम डाले थे। द लिविंग वर्ड पढ़ने से पहले इनके बारे में हमको बहुत ही पढ़ना ज़रूरी था। तो हमने सारे पॉइंट्स कर दिए, सारी चीज़ें कर दिए। आपको लाइन टू लाइन उसको पढ़ना है और याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में आप उतार सकते हैं। और नहीं तो बेटा मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी की बुक लेकर के उसको लाइन टू लाइन पढ़िए और उसके बाद हम लोग अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी इस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चलिए।